अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एंड एनालिसिस। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने ये डिस्कस किया था, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफली किया था। अब क्योंकि मोस्टली बच्चे रिसर्च वापस स्टार्ट कर चुके हैं तो हमें इसको डिटेल में करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले ये है कि ये एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है क्या, या हम इसे करते क्यों हैं। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो बाय डेफिनेशन क्या होगा कि प्लानिंग एन एक्सपेरिमेंट टू ऑब्टेन अप्रोप्रिएट डाटा एंड ड्राइंग इन्फेरेंस आउट ऑफ डाटा विद रिस्पेक्ट टू एनी प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन इज नोन एज डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। मींस फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है कि हमने ये एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन करते क्यों हैं, ताकि जो प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन है, जो प्रॉब्लम हम स्टडी करना चाह रहे हैं, या जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन है, वो हमने उससे रिलेटेड हमें डाटा चाहिए। तो हम इसलिए डिज़ाइन करते हैं कि हमें रेलिवेंट डाटा मिले और हमें वैलिड डाटा मिले, अप्रोप्रिएट डाटा मिले, ऐसा डाटा मिले जिससे हम अपना जो रिसर्च क्वेश्चन का है उसका आंसर मिल जाए, या हमारी जो रिसर्च प्रॉब्लम है हमें उसका कोई सोल्यूशन मिल जाए। यानी जो भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम की जगह हम रिसर्च क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि हमें उसका जवाब मिल जाए और हमें उससे रिलेटेड डाटा मिल जाए, ताकि बाद में हम उससे कोई कंक्लूड कर सकें, ताकि बाद में हम देख सकें कि अच्छा हमारे रिजल्ट्स क्या आए हैं। और इसमें मैं आपको अक्सर एग्जांपल्स भी देती हूँ कि लाइक आपने फर्टिलाइजर्स का इफेक्ट देखना है, आपने हैवी मेटल्स का इफेक्ट देखना है, तो ये आपकी प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन है या ये आपका रिसर्च क्वेश्चन है। तो इसलिए आपने अपना इस तरह से एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करना है कि आपको पता चले कि जैसे प्लांट्स पर हैवी मेटल्स का क्या इफेक्ट है या उसका पोल्यूशन का उस पर क्या इफेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, this might range anywhere from formulation of the objective of the experiment in clear terms to the final stage of drafting report incorporating the important findings of inquiry। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे, अब हमने स्टार्ट में पढ़ा था जब हम रिसर्च एक्सपेरिमेंट के बारे में कि हम उसमें ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स बनाना हमने बहुत डिटेल में किया था कि हम वहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हैं। हम सबसे पहले कि ऑब्जेक्टिव से हमें ये पता चल जाएगा कि हमने फाइंड आउट क्या करना है और हम उसके अकॉर्डिंग ही उसको डिज़ाइन करते हैं रिसर्च को, कि लाइक आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं। आपका जिस तरह मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बताया था ना, टू आइसोलेट बैक्टीरिया फ्रॉम इंडस्ट्रियल फ्लोइंग, to identify bacteria, to check the resistance of bacteria for heavy metals और pesticides। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब यानी स्टार्ट हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा कि पहले हम ये देखेंगे हम मालूम क्या करना चाहते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और उसके बाद हम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन करते हैं, मेथडोलॉजी होती है, और आहिस्ता आहिस्ता हम कहाँ तक पहुँचते हैं, हम डिस्कशन पे पहुँचते हैं, हम रिजल्ट्स पे पहुँचते हैं, फिर डिस्कशन पे पहुँचते हैं जहाँ पर हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारे रिसर्च फाइंडिंग्स क्या हैं। जी हमारी रिसर्च फाइंडिंग ये है कि हमने ये वाले बैक्टीरिया आइसोलेट किए हैं, हमारी रिसर्च फाइंडिंग्स ये है कि ये वाले बैक्टीरिया रेजिस्टेंट है, हमारी रिसर्च फाइंडिंग्स ये है कि ये जो बैक्टीरिया हैं ये पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए या हैवी मेटल्स को रिमूव करने के लिए यूज़ हो सकते हैं। तो ये सारे का सारा है, इसमें स्टार्ट होता है यानी आपका टाइटल और आपके ऑब्जेक्टिव डिज़ाइन होने से एनालिसिस और आपकी फाइनल रिपोर्ट तक ये सारे की सारी जो चीज़ है वो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में और एनालिसिस में आ जाती है। नेक्स्ट है, ये चीज़ भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप अगर रिसर्च कर रहे हैं तो, द स्ट्रक्चर ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, the choice of their levels in experiment, the type of experimental material to be used, the method of manipulation of the variables on the experimental material, the method of recording and tabulation of data, the mode of analysis of material, the methods of drawing sound and valid inference। अगर आप स्टार्ट में देखें तो वेरिएबल्स क्या हैं, आप वेरिएबल स्टडी करते हो, लाइक अभी मैंने कहा ना कि आप पोल्यूशन का इफेक्ट देखने के लिए आप कहते हो कि हैवी मेटल्स का क्या इफेक्ट होगा प्लांट पर, तो आप क्या करोगे, आप उसमें कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, कुछ डिपेंडेंट है कि किसी में एक दूसरे से रिलेटेड है। आप हैवी मेटल्स का इफेक्ट देख सकते हो कि उसका क्या इफेक्ट है, और उसके बाद द चॉइस ऑफ द लेवल्स इन द एक्सपेरिमेंट। अगर आप हैवी मेटल्स ट्रीटमेंट दे रहे हो, आप हैवी मेटल्स ट्रीटमेंट दे रहे हो तो आप उसमें डिफरेंट लेवल्स रखते हो कि लाइक मैंने 50 ppm रखना है, मैंने 100 ppm रखना है, मैंने 100 ppm रखना है। अगर आप सैलिनिटी का फर्क देख रहे हो, हम सैलिनिटी में लेवल्स रख सकते हैं कि जी आपने माइल्ड सैलिनिटी देनी है या आपने बहुत ज़्यादा सैलिनिटी देनी है। इसी तरह से अपने फर्टिलाइजर्स देखने हैं तो फर्टिलाइजर्स के भी आप लेवल्स बना सकते हो कि मैंने 2 ग्राम फर्टिलाइजर्स डालना है, मैंने
10 ग्राम डालना है, मैंने 100 ग्राम्स डालना है। तो ये जो स्ट्रक्चरिंग है कि आप इसमें एक तो डिफरेंट वेरिएबल्स लेते हो कि आपने स्टडी क्या करना है, और इसके साथ आप उसमें फिर उसके लेवल्स देखते हो कि अगर एक आप वेरिएबल को सिलेक्ट करते हो तो आपने उसका कौन से उसके डिफरेंट लेवल्स बनाते हो, और देन आपने द टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल टू बी यूज्ड। अब एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट बैक्टीरिया रेजिस्टेंट टू पोल्यूशन, तो आपका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या होगा, आपने पोल्यूशन रूटेड मटेरियल लेना है और उसमें से बैक्टीरिया आइसोलेट करनी है। अगर आपने फर्टिलाइजर्स का इफेक्ट देखना है प्लांट्स पर, तो आपका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल का होगा आपके प्लांट्स होंगे, या कोई पर्टिकुलर प्लांट्स में कोई पर्टिकुलर प्लांट होगा, कोई हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड होगा। अगर आप काम कर रहे हैं एक्टोमाइकोराइजल फंजाई पर, तो आपका रिसर्च मटेरियल एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या होगा, एक्सपेरिमेंट रूट्स होंगी, लाइक एक्टोमाइकोराइजल रूट्स होंगी। तो ये होता है कि आपने क्या कौन से आप एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या है। देन द मेथड ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स ऑन एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। अब जब हमने वेरिएबल्स लिए हैं, आप उन्हें कैसे चेंज कर रहे हो और कैसे अपने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल पर अप्लाई कर रहे हो। लाइक अगर आपने बैक्टीरिया को देखना है कि वो पोल्यूशन रेजिस्टेंट है या नहीं, तो आप बैक्टीरिया को कि कल्चर में हैवी मेटल्स के डिफरेंट लेवल्स डालोगे, उनको चेंज करोगे। और मैनिपुलेशन आप कैसे कर रहे हो, कैसे चेंजेस कर रहे हो कि आप बैक्टीरिया के लिए जो न्यूट्रिएंट मीडिया बना रहे हो, आप उस न्यूट्रिएंट मीडिया में थोड़ी सी हैवी मेटल्स डाल दोगे। अगर आप प्लांट्स में इफेक्ट चेक करना चाहते हो, तो प्लांट्स जिस सॉइल में ग्रो करेंगे, आपने सॉइल में सॉल्ट मिला दिया, प्लांट जिस सॉइल में ग्रो करेंगे आपने उसके अंदर फर्टिलाइजर्स मिला दिए, तो ये हो जाएगा कि आपने किस तरह से वेरिएबल को मैनिपुलेट किया है। एक पॉट में आपने फर्टिलाइजर डाला, दूसरे में नहीं डाला, एक पॉट में आपने सॉल्ट मिक्स किया, दूसरे में नहीं किया। इस तरह से हम देखते हैं। देन द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग एंड टेबुलेशन ऑफ डाटा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, अब आपने डाटा कैसे रिकॉर्ड करना है। अगर आप माइक्रोबायो पे काम कर रहे हैं, बैक्टीरिया पे काम कर रहे हैं, तो आपने देखना है कि बैक्टीरिया कल्चर कितना ग्रो किया है, वो ज़्यादा ग्रो किया है या ग्रो ही नहीं किया। अगर आप प्लांट्स पे काम कर रहे हो तो आप देखोगे प्लांट की हाइट कितनी है, प्लांट की लीव्स कितनी है, प्लांट का फोटोसिंथेटिक रेट कितना है, प्लांट का ट्रांसपेरेशन रेट क्या है, और उसको फिर आप टेबल फॉर्म में लिख लेते हो। मीन्स आपने रेप्लिकेट्स होते हैं तो आप उसे टेबल फॉर्म में लिखकर फिर उसकी एवरेज लेकर आप अपने रिजल्ट्स बताते हो। द मोड ऑफ एनालिसिस ऑफ मटीरियल। एनालिसिस ऑफ मटीरियल में हम जैसे हम बायोस्टैट्स में पढ़ते हैं ना कि हम एवरेज लेते हैं, हम स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं, आगे आप टी टेस्ट पे पढ़ेंगे, हम ये सब अप्लाई करते हैं। तो हम इस ये सारे यूज़ करते हैं अपने मटेरियल का एनालिसिस लेने के लिए। द मैटर फॉर ड्राइंग साउंड एंड वैलिड इंफरेंस। लाइक अगर हम उसमें से रिजल्ट ड्रॉ करते हैं, अपना कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि जी हमें ये कंक्लूजन पता चला है कि जी ये बैक्टीरिया जो हमने पोल्यूटेड एरिया से या पोल्यूटेड सॉइल से कलेक्ट किए थे, जी वो रेजिस्टेंट है या नहीं है हैवी मेटल्स के लिए, या हमने प्लांट्स के अंदर ये फर्टिलाइजर्स डाले हैं तो प्लांट्स के लिए फर्टिलाइजर्स यूजफुल हैं या नहीं है। तो आप इस तरह के वैलिड कंक्लूजन ड्रॉ करते हो। सो आर ऑल द इंटरमीडिएटरी डिटेल्स दैट गो विद डिजाइन एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। आप देखें ना कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया कि आपने रिसर्च क्या करनी है, आपने रिसर्च क्वेश्चन बनाया है ना, वेरिएबल्स देखने हैं, आपने उसका फैक्ट देखने हैं, और यहाँ तक कि आप उसे वैलिड कंक्लूजन ड्रॉ कर लेंगे, सारी की सारी चीज़ आ जाती है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन और एनालिसिस में। और ये आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट इज़ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एंड एनालिसिस, आप इसको एक्सप्लेन करें, तो इसलिए आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए कि इसके अंदर कौन सी डिटेल्स आनी है। तो ये था एक डेफिनेशन थी और उसकी एक्सप्लेनेशन थी कि इनकी रेंज क्या है और एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन और एनालिसिस में क्या क्या इंक्लूडेड है। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, कि जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपने किन बातों का ख्याल रखना है, उसके रूल्स क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या है, almost all experiments involve the three basic principles that are randomization, replication and local control। ठीक है, रैंडमाइजेशन आपको पता है ना कि हर एक को इक्वल प्रोबेबिलिटी मिलती है कोई ट्रीटमेंट रिसीव करने की। रेप्लिकेशन में आप एक ही ट्रीटमेंट को एक से ज़्यादा रेप्लिकेट बनाते हो, और लोकल कंट्रोल में आप एक वेरिएबल को चेंज करते हो और बाकी वेरिएबल आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। दीज आर थ्री प्रिंसिपल्स। These three principles are in a way complementary to each other in trying to increase the accuracy of the experiment and to provide a valid test of significance, retaining at the same time the distinctive features of their roles in any experiment। अब क्या है,
ये एक कॉम्प्लीमेंट्री है, ये एक दूसरे को, यानी आप ये नहीं कर सकते कि आप एक प्रिंसिपल ले लें, आप रेंडमाइजेशन ले लें और एप्लीकेशन और लोकल कंट्रोल को छोड़ दें, आप ऐसा नहीं कर सकते, एक्यूरेसी कम हो जाएगी। या हम लोकल कंट्रोल कर लें, रेंडमाइजेशन और एप्लीकेशन को छोड़ दें, ये नहीं करना। आपको इन तीनों को फॉलो करने की ज़रूरत है, इन तीनों को अप्लाई करने की ज़रूरत है, ताकि इसके रिजल्ट क्या होगा, आपका एक्सपेरिमेंट ज़्यादा वैलिड होगा, एक्यूरेसी आएगी रिजल्ट में, आपका डाटा ज़्यादा एक्यूरेट होगा, ज़्यादा वैलिड होगा। और आप मेंशन करते हैं कि जी आपने कौन से कैसे रेप्लिकेट्स कितने लिए थे, आपने कैसे कंट्रोल किया था, आपने रैंडमाइजेशन के लिए कौन सा डिज़ाइन लिया था। इससे ज़्यादा एक्यूरेट डाटा आएगा, ज़्यादा प्रिसीजन आएगी और ज़्यादा वैलिड होगा आपका डाटा। आपकी स्टैट अप्लाई जब आप करोगे तो आपको ज़्यादा सही वैलिड रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, और ये इनका क्या है कि डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द रोल्स इन एक्सपेरिमेंट के, हर एक्सपेरिमेंट में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है, बिफोर कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट एन एक्सपेरिमेंटल यूनिट इज टू बी डिफाइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जब भी रिसर्च करें, जब भी एक्सपेरिमेंट करें, आपका कोई एक्सपेरिमेंटल यूनिट होता है। अब वो यूनिट क्या है, आप अगर पॉट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपका जो पॉट प्लांट है, जो आपका एक पौधा है, वो आपका एक्सपेरिमेंटल यूनिट है। आपने रूट्स इकट्ठी करनी है डिफरेंट ट्रीज की, माइक्रोराइजल रूट्स इकट्ठी करनी है डिफरेंट प्लांट्स की, तो आपके जो रूट्स हैं वो आपका बन जाएगा एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। आप सपोज मशरूम्स पे काम कर रहे हैं, तो आप जो मशरूम कलेक्ट कर रहे हैं वो मशरूम आपकी बन जाएगी एक्सपेरिमेंटल यूनिट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जी आपका एक्सपेरिमेंटल यूनिट क्या है। एग्जाम्पल भी उन्होंने बहुत ईजी दी है, a leaf, यानी आपको जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट है वो क्या होता है, a leaf, a tree, a collection of adjacent tree may be an experimental unit। like आपको कहते हैं कि आपने प्लूटेड एरिया में जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं उनके लीव्स लेकर देखें कि उसके अंदर क्लोरोफिल कंटेंट ज़्यादा है या कम है, यानी आपने कंपेयर करना है कि जी क्लोरोफिल कंटेंट का पर कोई असर पड़ता है पोल्यूशन का। तो आप क्या करेंगे, आप प्लूटेड एरियाज के प्लांट से भी लीव्स लेंगे, और जो एक जहाँ पे पोल्यूशन नहीं है आप उस एरिया से भी एक यहाँ प्लांट्स के लीव्स कलेक्ट कर रहे हैं। तो जो आपका एक्सपेरिमेंटल यूनिट है वो एक लीफ भी हो सकता है जिसको आप कंपेयर करें, एक ट्री भी हो सकता है, लाइक आप किसी ट्री की माइक्रोराइजल रूट्स ले रहे हैं, और या आप एडजेसेंट ट्रीज, या आप कर सकते हैं आप डिफरेंट प्लॉट्स डिवाइड कर लेते हैं कि मैंने इस एरिया से भी कुछ प्लांट स्टडी किए, इस एरिया से भी किए, इस एरिया से भी किए। तो ये सारे के सारे आपके एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स बन जाते हैं। और अगर आप पॉट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर आप पौधे खुद से उगा रहे हैं गमलों में, तो एक गमले में जो लगा हुआ पौधा है या जो सिंगल पॉट है वो आपका बन जाएगा यूनिट। An experimental unit is also sometimes referred as a plot। ठीक है, अगर अगर कहीं पढ़ते हैं ना एक्सपेरिमेंटल यूनिट को आप प्लॉट से भी रेफरेंस कर सकते हैं। और जब आप कलेक्शन ऑफ प्लॉट इज टर्म्ड एज ब्लॉक। लाइक आपने अपने एक जो आपका गमला था या पॉट था, आपने से प्लॉट कह दिया, और उसके बाद क्या हुआ कि जब बहुत से आपने मतलब गमले रखे थे कि इनको मैंने ये ट्रीटमेंट दिया है, वो सारे ट्रीटमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो गमले, तो वो आपका बन जाएगा ब्लॉक। Observations made an experimental unit vary considerably means कि आपने ऑब्जर्वेशन लिया, अब उनका एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। अब मैं आपको किसकी एग्जांपल दे रही हूँ, पॉट्स की, कि आपने गमलों में पौधे उगाए हैं और उनको डिफरेंट ट्रीटमेंट्स दिए हैं फर्टिलाइजर्स के। अब आपके पास एक पॉट है जिसमें एक पौधा है जिसमें आपने फर्टिलाइजर्स बिल्कुल नहीं डाला, वो है आपका कंट्रोल। आपका दूसरा प्लांट्स है जिसमें आपने फर्टिलाइजर्स डाला है लेकिन बहुत कम डाला है, वो आपका है दूसरा ट्रीटमेंट। आपके थर्ड ट्रीटमेंट में आपने उसके अंदर फर्टिलाइजर्स ज़्यादा डाला है। अब आपके पास देखिए, अब आपके क्या होगा, जिसमें आपने फर्टिलाइजर नहीं डाला, क्या पॉसिबिलिटी है कि उसका ग्रोथ रेट डिफरेंट होगा, जिसमें हमने फर्टिलाइजर थोड़ा डाला है उसका ग्रोथ रेट डिफरेंट हो सकता है, और थर्ड वन का और भी डिफरेंट। इसी तरह से अगर मैंने हैवी मेटल्स डाले हैं, अगर मैंने पहले बैक्टीरियल प्लेट में हैवी मेटल्स डाले हैं, बहुत कम डाले हैं, तो बैक्टीरिया में भी सही ग्रो करे। दूसरे में हैवी मेटल्स ज़्यादा डाले हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ पॉसिबिलिटी है कम हो जाएगी। तीसरे में और ज़्यादा हैवी मेटल्स डाले हैं, तीसरे में बैक्टीरियल ग्रोथ और ज़्यादा कम हो गई है। तो इसका क्या मतलब है कि मेरे पास जो एक बैक्टीरियल कल्चर था वो एक यूनिट था, और क्योंकि मैंने हर एक में डिफरेंट कंसंट्रेशन डाली है हैवी मेटल्स की, तो मेरे डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स में मेरी ऑब्जर्वेशन भी डिफरेंट हो सकती हैं। क्योंकि हैवी मेटल्स ग्रोथ, जैसे जैसे हैवी मेटल्स ज़्यादा हो रही है वो ग्रोथ पर कम कर रही है, कम हो रही है। और आगे एक्सप्लेन भी करें, दीज वेरिएशन आर पार्शली प्रोड्यूस्ड बाय द
मैनिपुलेशन ऑफ सर्टेन वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट जनरली कॉल्ड ट्रीटमेंट्स। ठीक है, यानी अभी वही जो बात मैं एक्सप्लेन कर रही थी ना कि ये ऑब्जर्वेशन क्यों डिफरेंट हो रही हैं, क्यों, क्योंकि मैंने इसमें कुछ वेरिएबल्स हैं उनको मैंने मैनिपुलेट किया है। फर्टिलाइजर्स भी वेरिएबल हो सकता है, हैवी मेटल भी वेरिएबल हो सकता है, इसी तरह से मैं उनके अंदर सॉल्ट डाल सकती हूँ, सैलिनिटी भी एक वेरिएबल हो सकता है, और उसको भी मैं क्या कहूँगी, मैं उसे कहूँगी ये ट्रीटमेंट्स हैं। ठीक है, ये ट्रीटमेंट्स हैं, यानी मैंने हैवी मेटल ट्रीटमेंट दिया, इसको हम ट्रीटमेंट नाम का नाम देंगे कि जी मैंने हैवी मेटल ट्रीटमेंट दिया, मैंने फर्टिलाइजर्स का ट्रीटमेंट दिया, मैंने सॉल्ट ट्रीटमेंट दिया, मैंने एंटीऑक्सीडेंट ट्रीटमेंट्स किया। तो ये ट्रीटमेंट्स हैं जो मैं एक वेरिएबल के डिफरेंट लेवल्स अप्लाई कर रही हूँ, इनको हम एक्सपेरिमेंटल टर्म्स में ट्रीटमेंट्स कहते हैं। So built in and manipulated deliberately in experiment to study their influence. Built in क्या already हो भी सकते हैं, यानी आप चेंज नहीं कर रहे, वो ऑलरेडी हैं। लाइक मैंने कहा था ना कि फ्लूटेड एरिया, आपने पोल्यूशन वहाँ पे ऐड नहीं की, ऑलरेडी वहाँ पे पोल्यूशन है। या आप माइक्रोराइजा का फैक्ट चेक करें, आप देखते हो कि जो एक्टोमाइक्रोराइजा हैं वो कौन से ट्रीज में ज़्यादा वेल एस्टेब्लिश है या किस एरिया में वेल एस्टेब्लिश है। आप एक्टोमाइक्रोराइजा स्टडी कर रहे हो कि जी जो केनाल के साथ दरख्त हैं वहाँ पर एक्टोमाइक्रोराइजा रूट्स ज़्यादा अच्छी हैं या बाहर ड्राई एरिया में है। तो ये ऑलरेडी भी हो सकते हैं वेरिएबल्स, यानी एरिया डिफरेंट हो सकता है, क्लाइमेट डिफरेंट हो सकता है, पोल्यूशन लेवल डिफरेंट हो सकता है, ये आपने नहीं किए, या कुछ ऐसे होंगे वो आपने खुद से चेंज किए हैं, खुद डेलिबरेटली चेंज किए हैं इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ स्टडी द इन्फ्लुएंस। लाइक आपने खुद से किया है, आपने खुद से सॉल्ट डाला है, खुद से फर्टिलाइजर डाला है ताकि मैं इसका फैक्ट चेक करूँ। For instance, clone and clonal trials, level and kind of fertilizer and fertilizer trials can be called treatments। ये उन्होंने आगे एग्जाम्पल भी दे दी आपको, और मैंने आपको इससे ज़्यादा एग्जाम्पल्स दे दी हैं, लाइक बैक्टीरिया की, हैवी मेटल्स की, फर्टिलाइजर्स की, सैलिनिटी की। अब नेक्स्ट आ जाता है बिसाइड द वेरिएशन प्रोड्यूस इन ऑब्जर्वेशन ड्यू टू दीज नॉन सोर्सेज। नॉन सोर्सेज क्या है भाई, वही आपने हैवी मेटल दे दिया, आपने सैलिनिटी डाल दी, आपने पोल्यूशन का फर्क देख दिया, आपको पता है इस साइड पे पोल्यूशन ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। The variations are also produced by large number of unknown sources such as uncontrolled variation in extraneous factors related to environment, genetic variation in experimental material other than that due treatment। अब ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ वेरिएशन आपको पता है, लाइक आपको पता है कि ये पोल्यूटेड एरिया है, यहाँ पर ये वेरिएशन आपको पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उस प्लांट का जेनेटिक मटेरियल कैसा है, उस पर जीन्स इसके अंदर कैसे हैं, क्योंकि जीन्स भी तो प्लांट ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं ना। हम तो सिर्फ बाहर से अफेक्ट देखते हैं ना कि अच्छा जी इस एरिया में पोल्यूशन ज़्यादा है, इसमें कम है, तो ये अफेक्ट है। आपने बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया सॉल्ट, या हमने बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया हैवी मेटल, बट जिस लेवल को आप कंट्रोल नहीं कर सकते वो क्या है, आपको उनके जेनेटिक लेवल का नहीं पता, आपको उनके जेनेटिक नेचर का नहीं पता कि उनके अंदर किस किस्म के जीन्स है या प्लांट का जेनेटिक मटेरियल कैसा है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लाइक एक जगह पर आप दो डिफरेंट एरियाज के प्लांट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगेन सपोज कर लेते हैं हैवी मेटल पोल्यूटेड है या नॉन पोल्यूटेड है, तो आपको नहीं पता कि कौन से एरिया की सॉइल ज़्यादा फर्टाइल है। कुछ होते हैं ना माइक्रो हैबिटेट के, किसी एक जगह पर फर्टिलिटी ज़्यादा हो गई या इस तरह से है, तो आप उसको आपके न्यूट्रिएंट्स लेवल का नहीं पता सॉइल के, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको ह्यूमिडिटी का को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप प्रेसिपिटेशन या बारिश होने को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप टेम्परेचर को वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, यानी जेनेटिक वेरिएशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी कुछ तो आप कंट्रोल कर लेंगे लेकिन आप बाकी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। These variations, because of their undescribed influence, are called experimental errors। अब जो है ना लाइक जेनेटिक वेरिएशन, आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि जी क्यों आ रही जेनेटिक वेरिएशन या किस तरह से है, तो जिसको हम अनडिस्क्राइब्ड इन्फ्लुएंस है, जिसका हमें पता नहीं, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से अगर आपके एक्सपेरिमेंट में कोई चेंजेस आ रहे हैं, ऑब्जर्वेशन वेरी कर रहे हैं, तो हम इसे एक्सपेरिमेंटल एरर्स कहेंगे। देयर बाय मीनिंग नॉट an arithmetic error but variation produced by set of unknown factor beyond the control of experimenter। यानी एक्सपेरिमेंटल एरर ये एरर नहीं है कि आपने कैलकुलेशन में गलती हो गई है, आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये उन फैक्टर्स की वजह से एक्सपेरिमेंटल एरर आता है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लाइक आप जेनेटिक वेरिएबिलिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आज तो आपका काम ही नहीं आया। errors introduced into the experimental observation by extraneous
factors may be either systematic or random in their mode of incidence. ठीक यार है, अब आपका जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जो एक्सटर्नल एरर्स हैं, जो कि एरर्स कहाँ आ रहे हैं आपके एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में और किस वजह से आ रहे हैं, जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लाइक आपने कहा ना जेनेटिक एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, तो हम इसको तो थर्सडे सिस्टमेटिक में भी कह मुझे सकते हैं और रैंडम भी कह सकते हैं। अब ये देखें, द एरर्स अराइजिंग ड्यू टू इक्विपमेंट लाइक स्प्रिंग बैलेंस विच goes out of calibration due to continued use or errors due to observers fatigues are examples of systematic error. अब ठीक है। errors, अब देखें अब errors किस टाइप के हैं, देखो चला जाएगा 10 बजे, कितने बजे एरर्स आएगी? कौन से हैं, एक एरर्स किस वजह से आ रहे हैं कि लाइक आप कोई टूल यूज कर रहे हो, आप वेट मशीन यूज कर रहे हो, आप आप बैलेंस यूज कर रहे हो, आप वेइंग बैलेंस यूज कर रहे हो, तो उस वेइंग बैलेंस में कोई एरर आ जाता है तो ये आपको नहीं पता चला। एक तो इस तरह का एरर हो सकता है, या ये है कि कोई ऑब्जर्वेशन लेते रहते आप थक गए हो और उसने ऑब्जर्वेशन की वजह से उसने कुछ ओवरलुक कर दिया है, उसने सही तरह से ऑब्जर्व नहीं किया, तो इसको हम और कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। और दूसरे टाइप के एरर्स क्या होंगे, द अनप्रिडिक्टेबल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ लीव्स कलेक्टेड इन लिटर ट्रैप अंडर अ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट रिलेटेड टू एक्सपेरिमेंट इज रैंडम इन नेचर। अब एक तो हमने देखे एक्सपेरिमेंटल एरर्स थे क्योंकि वो आपका इक्विपमेंट ठीक नहीं था या जो ऑब्जर्व कर रहा था उससे कोई गलती होगी, और दूसरे उसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। दूसरे एरर होता है रैंडम। रैंडम इस सेंस में होते हैं कि आपने देखा है कि जी किस ट्रीज में से कितने पत्ते गिरते हैं इस सीजन में, अब किसी में इतफाक से ज़्यादा आ गई, किसी में कम आ गई, तो ये एक रैंडम है। ठीक है, या आप देखोगे कि कितने बैक्टीरिया आपके यहाँ पर इसमें से कितने बैक्टीरिया आएंगे, दूसरे साइड से कितने आएंगे, तो उसमें कुछ वेरिएशन आ सकती है, तो इस किस्म के एरर को हम रैंडम इन नेचर कहते हैं। नेक्स्ट इज द थ्री बेसिक प्रिंसिपल्स, रैंडमाइजेशन, replication and local control are devices to avoid the systematic errors and control the random error. अब आपने यहाँ पर देखना है कि जिससे पहले मैंने आपको प्रिंसिपल बताए ना, इसमें से आपको क्वेश्चन आ सकता है, लाइक आप क्वेश्चन लिख लें, क्योंकि अभी आपकी अटेंडेंस तब मार्क होना है, ये मैं सबको बता दूंगी जब आप मुझे ये क्वेश्चंस के आंसर देंगे ना व्हाट्सएप पर, तो उसके बाद मैंने आपको इसका बताना है कि जी आप ये अटेंडेंस मार्क हुई है या नहीं हुई। तो आपने लाइक क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल एरर। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल एरर को डिफाइन करें, ये आपको आ सकता है क्वेश्चन। इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैंडम सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। यहाँ पे आपने पढ़ा था ना कि जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में जो एरर्स आते हैं वो सिस्टमैटिक भी हो सकता है और रैंडम भी। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर। और देन है द थ्री बेसिक प्रिंसिपल, यानी हम क्या यूज करते हैं कि हम ये सिस्टमैटिक और रैंडम एरर को का इफेक्ट कम कर सकें। तो उसमें तीन प्रिंसिपल है, रैंडमाइजेशन, लोकल रेप्लिकेशन एंड लोकल कंट्रोल। तो इसकी वजह से हम इसको कम कर सकते हैं। जी पहला प्रिंसिपल अब एक्सपेरिमेंट्स में आ गया है रैंडमाइजेशन। अगर आपको रैंडमाइजेशन, रेप्लिकेशन और लोकल कंट्रोल का पता होगा तभी हम, मैं इसको इसीलिए डिटेल में कर रही हूँ, अगर आपको ये पता होगा तभी हम वो रैंडम एंड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन या जो भी डिज़ाइन है हम उसको समझ सकेंगे। सबसे पहले करते हैं रैंडमाइजेशन क्या होगी। असाइनमेंट ऑफ ट्रीटमेंट्स or factors to be tested to experimental units according to definite laws of probability is technically known as randomization. Randomization ये है कि आपने 10 गमले सेट कर दिए हैं, आपने 10 पॉट सेट कर दिए हैं, अब आप रैंडमली किसी में आपने रैंडमली सिलेक्ट करना है कि किसको मैंने कंट्रोल रखना है, मीन्स उसके अंदर फर्टिलाइजर नहीं डालने और किसमें मैंने डालना है फर्टिलाइजर। यानी आपने सोच के नहीं करना कि ये गमला जो है ना यहाँ पर धूप बहुत अच्छी आ रही है, यहाँ पर गमला रखा हुआ है तो मैं यहाँ पर फर्टिलाइजर डाल देती हूँ, ये इस गमले में डालती हूँ, नहीं, आपने रैंडमली डालना है कि हर एक के लिए इक्वल चांस होगा, हर एक के लिए इक्वल चांस होगा कि वो ट्रीटमेंट रिसीव करते हैं या नहीं करते। तो इसमें है ना कि आपने जो भी ट्रीटमेंट दी है, चाहे वो हैवी मेटल्स का हो, चाहे वो सैलिनिटी का हो, चाहे फर्टिलाइजर्स का हो, तो उन एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स लाइक वो पॉट्स हैं, ट्रीज हैं, आपने उसका इक्वल चांस होना चाहिए कि उनको वो मिलेगा। It is the randomization is in strict technical sense that guarantee the elimination of systematic errors. इससे क्या फायदा होगा कि आप सिस्टमेटिक एरर्स इससे रिड्यूस हो जाते हैं। अगर आप रैंडमली ट्रीटमेंट दें, मीन हर
एक्सपेरिमेंटल यूनिट के लिए इक्वल चांस होगा कि वो रिसीव कर सकता है ट्रीटमेंट को, प्रोबेबिलिटी सेम होगी। दिस प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर मेकिंग अ वैलिड एस्टिमेट ऑफ रैंडम फ्लक्चुएशन व्हिच इज सो एसेंशियल इन टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ जेन्युइन डिफरेंसेस। क्यों ये ज़रूरी है? इससे हमें वैलिड एस्टिमेशन मिलेगी, हमारे रिजल्ट सही आएंगे, हमारा एरर रिड्यूस हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट रैंडमाइजेशन में क्या है? Though through randomization, every experimental unit will have the same chance of receiving any treatment. ये अभी मैं एक्सप्लेन कर रही थी ना कि आपने किए हैं तो हर एक को इक्वल चांस मिलेगा। If, for instance, there are 5 clones of eucalyptus to be tried in say 25 plots, randomization ensures that certain clones will not be favored or handicapped by the extraneous sources of variation over which the experiment has no control or over which he chooses not to be exercise his control। अब देखें, आपने यूकलिप्टस जो है यूकलिप्टस को स्टडी करना है, आपने 25 प्लॉट्स कर लिए या आपने 25 साइट्स कलेक्ट कर ली, या आपने ये किया कि जी मैं कॉलेज में स्टडी करूंगी, मैं यूनिवर्सिटी में स्टडी करूंगी, मैं कैनाल साइट पे करूंगी, ये आपके 25 प्लॉट्स हैं। अब आपने जब उनको स्टडी करना है तो आपने रैंडमली स्टडी करना है, हमें ये नहीं करना कि मैं यहाँ पे ये स्टडी करूँगी और बाकियों को छोड़ दूंगी, या जो ट्रीटमेंट है मैंने जो नहर के साइड पर है ना उनको ट्रीटमेंट देना है, जो कॉलेज में उनको ट्रीटमेंट नहीं देना, आपने इस तरह से उसको नहीं करना। देन अब इसमें सेकेंड पॉइंट आ जाता है, सेकेंड प्रिंसिपल है रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन क्या है? रेप्लिकेशन ये है, मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगी कि अगर आपने फर्टिलाइजर्स का इफेक्ट देखना है पॉटेड प्लांट पर, यानी जो पॉट्स में प्लांट लगे हुए हैं, अगर आपने एक प्लांट में आपने 100 ग्राम, एक पॉट में 100 ग्राम फर्टिलाइजर डालना है, तो आप ऐसे 3, 4, 5, 6 रेप्लिकेट रखोगे जिनको आप सेम ट्रीटमेंट दोगे। अगर आपने सिर्फ एक ही प्लांट रखा ना जिसको आपने ट्रीटमेंट देना है, तो हो सकता है कल को वो प्लांट सही जर्मिनेट ना करे, या उस पर कोई एनिमल की वजह से या ह्यूमन फैक्टर की वजह से वो प्लांट खत्म हो जाए, तो आपका तो वो पूरे का पूरा ट्रीटमेंट ही खत्म हो गया, अब उसका इफेक्ट कैसे देखोगे? तो इसलिए आपने जब भी कोई ट्रीटमेंट देना है तो उसके रेप्लिकेट्स रखने, सपोज एक पौधा खत्म भी हो गया, वो नहीं ग्रो किया, उसको किसी एनिमल ने खत्म कर दिया, तो एटलीस्ट आपके पास दूसरा तो हो जिससे आप रिजल्ट्स ले सको, इसलिए रेप्लिकेशन जरूरी है। रेप्लिकेशन इज द रेपिटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। ठीक है, आपने सेम एक्सपेरिमेंट, यानी आपने फर्टिलाइजर्स के डिफरेंट लेवल्स अप्लाई किए हैं, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, तो आपने सेम जो ट्रीटमेंट्स हैं आपने उसको दोबारा रिपीट करना है, और एक और आपने दूसरा सेट रखना है जिन्हें 100, 200, 300 ग्राम फर्टिलाइजर दिया है, एक तीसरा सेट रखना है, इस तरह आपने उसको रिपीट करना है। So replication is the repetition of experiments under identical condition but in the context of experimental design. Experimental design आप आगे भी पढ़ेंगे कि वो किस तरह से अपने replicates को रखना है। Randomized design है, ये complete block randomized design है। It refers to the number of distinct experimental units under the same treatments. ठीक है, आपने experimental units हैं उनको same treatment दिया और उनके आप repeat कर रहे हो उनको बार बार। Replication with randomization will provide a basis for estimating the error variance. ठीक है, अगर कोई एरर आ रहा है उसको कम भी कर सकते हो, अगर कोई एरर आ रहा है तो आप उसका अंदाजा भी कर सकते हो। नेक्स्ट है, in absence of randomization any amount of replication may not lead to a true estimate of error। यानी हमने ये अंदाजा लगाना है ना कितना एरर है, तो उसके लिए randomization भी ज़रूरी है और रेप्लिकेशन भी, क्योंकि रेप्लिकेशन है रेंडमाइजेशन नहीं है तो भी आपको सही अंदाज़ा नहीं होगा कि एरर कितना है। द ग्रेटर द नंबर ऑफ रेप्लिकेशन ग्रेटर द प्रिसीजन ऑफ एक्सपेरिमेंट। जितने ज़्यादा रेप्लिकेट्स होंगे आपके रिजल्ट उतने ज़्यादा प्रिसाइज होंगे, उतने ज़्यादा सही आएंगे, उतने ज़्यादा वैलिड होंगे। The number of replication to be included in any experiment depend upon the factors like homogeneity of experimental material, the number of treatment, the degree of precision required। यानी आपकी मर्जी है, आप रेप्लिकेट्स हम 2 से ज़्यादा होते हैं, अब आपकी मर्जी, आप 3 रखना चाहते हो, 5 रखना चाहते हो, 6 रखना चाहते हो, वो डिपेंड करता है कि आपका एक्सपेरिमेंट कैसा है और आप कौन से लेवल स्टडी करना चाह रहे हो, आपका एक्सपेरिमेंट किस टाइप का है। थर्ड प्रिंसिपल आ जाता है लोकल कंट्रोल। लोकल कंट्रोल में ये है कि आपने अगर एक वेरिएबल का इफेक्ट चेक करना है तो आप उस वेरिएबल को तो आपने रख दिया, उस वेरिएबल को तो आपने उसके डिफरेंट लेवल्स बना लिए, बाकी वेरिएबल्स को आपने कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। एग्जांपल मैं आपको दूंगी कि आपने अगर इफेक्ट चेक करना है फर्टिलाइजर्स का प्लांट पर,
सबसे पहले आपने ये कोशिश करनी है कि जितने भी गमलों में सॉइल है वो एक ही सोर्स है और उन सॉइल्स का जो न्यूट्रिएंट लेवल है वो सेम हो। ठीक है, ये आपने कंट्रोल किया। आपने ये नहीं किया कि एक सॉइल गमले की सॉइल कहीं से ली, एक की कहीं से ली, नहीं। आपने सॉइल का फर्टिलिटी लेवल कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। आपने कोशिश करनी है कि जो आप सॉइल लें पहले उसे अच्छी तरह मिक्स कर लें, ताकि उसमें ये ना हो कि एक तरफ न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो जाए दूसरी तरफ कम हो जाए। उसके बाद आपने सब गमलों में इक्वल अमाउंट में सॉइल डालनी है। उसके बाद आपने फर्टिलाइजर्स ट्रीटमेंट देना है। दूसरी बात ये कि आपने जो सीड्स लेने हैं वो आपने एक ही सोर्स से लेने हैं। ऐसा ना हो कि एक कुछ सीड्स आप कहीं और से लें, कुछ और कहीं और से लें। क्यों? क्योंकि अगर आप एक ही सोर्स से या एक ही जगह से सीड्स लेंगे तो उनका जेनेटिक ये चांसेस होंगे कि उनके अंदर ज़्यादा जेनेटिक वेरिएशन नहीं है। अगर आप कर लेना एक जगह से सीड ले लिए, कुछ कहीं और से ले लिए, तो उसमें कुछ सीड्स हेल्दी होंगे, कुछ हेल्दी नहीं होंगे। तो ये भी आपने कंट्रोल करने की कोशिश की। तीसरी बात जिसको आपने कंट्रोल करने हैं, लाइक अगर आप ये कंट्रोल करना चाहते हैं कि उसको सब प्लांट्स को फर्टिलाइजर का इफेक्ट देखना है, तो प्लांट आपने और उनके अंदर वाटर कंटेंट सेम रखना है कि सबको एक जितना पानी देना है। अगर आप टेम्परेचर कंट्रोल करना चाहते हैं तो तब हमारे पास चॉइस होती है कि हम उसको अगर टेम्परेचर कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो हमारे पास ये चॉइस है कि हम उसको ग्रीन हाउस में रख दें। क्योंकि अब जैसे जैसे ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही है तो जो हाई बड़ी अच्छी लैब्स हैं वहाँ पर ये चांसेस होते हैं कि आपके पास ग्रीन हाउस हो या आपके पास लैब हो जहाँ पर आप टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उधर ये चांसेस हैं कि आप उधर टेम्परेचर को कंट्रोल कर लें या इस तरह से आप कर सकते हैं। सो लोकल कंट्रोल मीन्स द कंट्रोल ऑफ ऑल फैक्टर एक्सेप्ट द वन विच वी आर इन्वेस्टिगेटिंग। यानी आपने सॉइल का कंट्रोल कर लिया, सॉइल का मॉइस्चर लेवल कंट्रोल कर लिया, आपने सीड्स को कंट्रोल करने की कोशिश की कि सारे हेल्दी सीड्स हों। आपने सारे फैक्टर्स कंट्रोल करने की कोशिश की। सिर्फ क्या कंट्रोल नहीं किया? फर्टिलाइजर्स जो आपने ऐड करने उसका लेवल, या अगर सिलिंडरी पर देख रहे हो तो सॉल्ट का लेवल, क्योंकि उसको आप उसका इफेक्ट देखना चाह रहे हो। Next, I the local control like replication is yet another device to reduce or control the variation due to extraneous factors and increase the precision of experiment. ठीक है, लोकल कंट्रोल भी कर लिया। और इस लोकल कंट्रोल जैसा रेप्लिकेशन होते हैं ना कि एक ट्रीटमेंट के लिए एक से ज़्यादा रेप्लिकेट्स हों, इसका लोकल कंट्रोल का भी क्या फ़ायदा होगा कि जो बाकी फैक्टर्स हैं उनका इफेक्ट कम हो जाता है। हम उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ना तो इफेक्ट उनका कम हो जाता है या कंट्रोल हो जाता है। If, for instance, an experimental field is heterogeneous with respect of soil fertility, then the field can be divided into smaller blocks such that plots within each block tend to more homogeneous. Homogeneous आपको पता है ना, सेम टाइप के। अब आप सपोज कर लें कि आपने इफेक्ट चेक करना है, लाइक चलें हम माइक्रोराइजर की बात कर रहे हैं। आपने डिफरेंट फील्ड्स में जो माइक्रोराइजल रूट्स को स्टडी करना है, लेकिन आपने जब उसके सॉइल एनालिसिस किया तो आपको पता चला कि जी ये वाला जो प्लॉट है इसके अंदर सॉइल फर्टिलिटी ज़्यादा है, दूसरे वाले प्लॉट में दूसरे फील्ड में कम है। अब क्या करेंगे? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप बजाय ये कि वो तो बहुत एक दूसरे डिफरेंट हो जाएंगे, दोनों में सॉइल फर्टिलिटी लेवल बहुत डिफरेंट है। आपने क्या करना है कि जिसके अंदर फर्टिलिटी लेवल सेम है ना, जिसके अंदर आपको लग रहा है कि फर्टिलिटी बहुत अच्छी है, आप उस फील्ड को ले लें, उस फील्ड के छोटे छोटे ब्लॉक बना लें। बजाय ये कि आप दो डिफरेंट फील्ड्स को आपस में कंपेयर करें, उनकी माइक्रोराइजल रूट्स को हमें स्टडी करना है, तो बजाय ये कि यहाँ आपने वहाँ पर कोई इफेक्ट देखना है, बजाय ये तो आप क्या करेंगे, आप एक फील्ड को जहाँ पर आपको लग रहा है फर्टिलिटी लेवल सेम है, आप उसको मजीद छोटे छोटे ब्लॉक्स में कर लेंगे। तो उससे क्या होगा कि उसमें वो जो छोटे छोटे ब्लॉक्स होंगे ना, उनमें पॉसिबिलिटी है कि एक ही जैसा उनका फर्टिलिटी लेवल हो। This kind of homogeneity of plots or experimental unit ensure an unbiased comparison of treatment means as otherwise it would be difficult to attribute the mean difference between two treatments solely to differences between treatments when the plot differences also persist। ठीक है, अब लाइक आप ये देख लेंगे, आपने ये चेक करना था कि माइक्रोराइजल रूट्स की ग्रोथ पर कैल्शियम का क्या इफेक्ट होता है। अगर आपने दो डिफरेंट फील्ड्स लिए जिनमें फर्टिलाइजर इफेक्ट डिफरेंट था तो आपके रिजल्ट सही नहीं आएंगे। आपने एक ही फील्ड लिया जिसमें फर्टिलाइजर लेवल, जिसमें फर्टिलिटी लेवल सेम था, फिर उसमें कैल्शियम डाल के देखा ताकि आपको पता चले कि क्या इफेक्ट हुआ था। तो इसका क्या है, इससे आपका अनबाइस्ड कंपैरिजन होगा और आपका अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज आप सही अंदाजा नहीं कर सकेंगे कि कैल्शियम का क्या इफेक्ट होता है। This type of local control to achieve homogeneity of experimental unit will not only increase the accuracy of experiment but also help in arriving at valid conclusion। ठीक है, आपके रिजल्ट ज़्यादा सही एक्यूरेट होंगे अगर आप इस तरह से इसको करोगे। अब जो
लास्ट पैराग्राफ है, इसमें उन्होंने आपको जनरली बता दिया है कि जी ये कहाँ है। In short, it may be mentioned that while randomization is a method of eliminating systematic errors, ठीक है, सिस्टमेटिक एरर्स आपने पढ़ लिया था कि किस वजह से आ सकते हैं। तो अगर रैंडमाइजेशन से हम सिस्टमेटिक एरर्स को ख़त्म कर रहे हैं, इन एलोकेशन देयर बाय लिविंग ओनली रैंडम एरर कंपोनेंट ऑफ द वेरिएशन, ठीक है, लाइक रैंडम एरर, अगर आप जब रैंडमाइजेशन करते हैं तो सिस्टमेटिक एरर तो चले ख़त्म हो जाता है, लेकिन वहाँ पे रैंडम एरर तो रह सकता है ना। द अदर टू, तो अगर रैंडम एरर को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, रेप्लिकेशन और लोकल कंट्रोल, ताकि वो रैंडम एरर को कम से कम रखें। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि रैंडमाइजेशन सिस्टमेटिक एरर को ख़त्म करती है, उसको एलिमिनेट करती है, उसे कम करती है, और जो लोकल और लेकिन रैंडम एरर को ख़त्म करने के लिए क्या आता है, वहाँ पर रेप्लिकेशन आती है और लोकल कंट्रोल आता है, जो रैंडम एरर को ख़त्म करते हैं, ये एज लो एज पॉसिबल कम कर देते हैं। All these three, however, are essential for making a valid estimate of error variance and to provide a valid test for significance, ठीक है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में एरर वेरिएंस आप कर सकते हैं। अब लास्ट में आ जाता है कि आपका ये डाटा जो है, कुछ आपका जो ये डाटा है, ऑलमोस्ट ये डाटा आपका वहाँ पर भी प्रेजेंट है, जो आपके स्टैट्स की बुक है, मैं आपसे उसकी पिक्चर्स भी शेयर कर लूँगी। और दूसरी बात ये कि ये जो डाटा है ये FAO वेबसाइट है, US की, अमेरिका की है, तो फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये उनकी वेबसाइट है, तो वहाँ पे भी ये डाटा अवेलेबल है। तो आपसे मैं ये भी आपको शेयर कर दूँगी, मैं आपको बुक के पेजेस भी शेयर कर दूँगी। और दूसरी बात ये कि अब मैं कैसे करूँगी, अब कुछ बच्चों ने तो मुझे बहुत लेट ज्वाइन किया है, अब उनका क्या किया जाए, अब मैं अटेंडेंस कैसे मार्क करूँ आप लोगों की?